सेरिब्रल पाल्सी के मैनेजमेंट में देखते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट का हमारा एक गोल सेट करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि रिहैबिलिटेशन का जो भी अप्रोच है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए इसका शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं। तो इसका गोल देखते हैं कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या क्या गोल सेट करेंगे। तो गोल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपी, अलग अलग टाइप के सीपी में अलग अलग हमारा गोल होगा। तो स्पास्टिक सीपी में देखते हैं कि क्या होता है कि स्पास्टिसिटी यहाँ ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि स्टीफ मसल को रिलैक्स करना, स्पास्टिसिटी को कम करना, नहीं तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्चर में डेवलप हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्चर जब हो जाएगा तो वो फिर इम्प्रूव नहीं हो पाता। प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज एंड कॉन्ट्रैक्चर्स, जैसे मसल स्टीफ हो रहा था तो उसको कम करना था, उसी तरह अब क्या करना है कि फर्दर कोई तरह डिफॉर्मिटी नहीं हो और कॉन्ट्रैक्चर नहीं हो। जैसे बोन और जॉइंट में डिफॉर्मिटी होता है वैसे मसल में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप कर जाता है, तो वो नॉर्मल पोजीशन फिर से नहीं ले पाता है, तो इसको प्रिवेंट करेंगे। तीसरा इसमें होता है एनकरेज मूवमेंट्स टू प्रिवेंट स्पास्टिक बॉडी पोजीशन, मूवमेंट इंप्रूव करेंगे जिससे क्या होगा कि बॉडी का हमारा स्पास्टिक पोजीशन नहीं हो, बॉडी स्पास्टिसिटी नहीं हो, मसल की स्पास्टिसिटी नहीं हो, तो उसके लिए एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज करते हैं, पेशेंट को ट्रेन करते हैं, उनके पेरेंट्स को ट्रेन करते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं डिस्काइनेटिक या एथेटॉइड सीपी। डिस्काइनेटिक सीपी में क्या होता है कि मसल टोन चेंज होते रहता है, कभी मसल हाइपरटोनिक हो जाएगा, कभी हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि इसका गोल होता है कि टू कंट्रोल एबनॉर्मल मूवमेंट्स। अब मसल टोन सडन चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगता है, तो वो करेंगे सबसे पहले कि एबनॉर्मल मूवमेंट जो होता है उसको कंट्रोल करेंगे। इम्प्रूव एबनॉर्मल पोस्चर, एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से क्या होता है पेशेंट अपना बॉडी के ये कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है जिस साइड ये हो। इम्प्रूव एबनॉर्मल पोस्चर, एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से बॉडी का पोस्चर एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो होता है उसको इम्प्रूव करते हैं। स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट प्रॉपर वे में हो सके इसके लिए एक्सरसाइज पैटर्न रेडी करते हैं। एटैक्सिक सीपी, एटैक्सिक सीपी में क्या हो रहा था कि सेरिबेलम जो होता है हमारा वो डैमेज होता है, तो सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए बॉडी के, तो एटैक्सिक सीपी में हमारा बैलेंस और इक्विलिब्रियम ही गड़बड़ हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। इसके लिए बैलेंसिंग एक्सरसाइज होता है, बैलेंस बोर्ड पे खड़ा करना से लेकर बहुत सारे बैलेंसिंग एक्सरसाइज। कंट्रोल अनस्टेडी मूवमेंट्स, नॉर्मल पैटर्न में मूवमेंट नहीं होता है, जो जिग जैग पैटर्न में मूवमेंट होता है उसको अनस्टेडी मूवमेंट बोलते हैं, तो इसको नॉर्मल पैटर्न और मूवमेंट करेंगे। हेल्प टू इम्प्रूव वॉकिंग एंड स्टैंडिंग स्ट्रेटली, मतलब वॉकिंग और स्टैंडिंग जो जिग जैग पैटर्न में हो रहा था वो प्रॉपर वे में हो, उसके लिए इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह। चौथा होता है एटोनिक या फ्लॉपी सीपी। इस एटोनिक सीपी में क्या होता है कि मसल बहुत लूज होता है, बॉडी पूरा ढीला होता है बच्चे का, तो इसमें क्या करते हैं कि प्रॉपर पोजिशनिंग एंड सपोर्ट टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी। सबसे पहले तो इसमें प्रॉपर पोजिशनिंग बॉडी का करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर होगा हाथ पैर, वो चूँकि मसल कंट्रोल में है नहीं, वॉलंटरी कंट्रोल में है नहीं, तो क्या होगा कि प्रॉब्लम होती है। बच्चे को अगर बैठा दिए, गर्दन वो अपना संभाल नहीं पाता, गर्दन ये होगा, कहीं हो सकता है कि बच्चों का बोन ये हो वीक होने की वजह से और फ्रैक्चर हो जाए या फिर फर्दर डिफॉर्मिटीज हो जाए, उनको बचाने के लिए प्रॉपर पोजिशनिंग करते हैं बच्चे का। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल, मसल यहाँ बहुत वीक होता है तो मसल की स्ट्रेंथनिंग करते हैं। टू इम्प्रूव मसल टोन, मसल का टोन इम्प्रूव करते हैं जो कि नॉर्मल मसल टोन आ जाए। तो ये सब हो गया हमारा गोल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपी। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का एम क्या होता है वो देखते हैं कि क्या क्या एम इसमें होता है। तो इनकरेज नॉर्मल मूवमेंट्स एज मच एज पॉसिबल, मेन एम होता है कि जितना से जितना पॉसिबल हो सके नॉर्मल मूवमेंट ले आना है। फॉलो डेवलपमेंटल स्टेजेज, जैसे डेवलपमेंटल स्टेज जो होता है उसको फॉलो करें, नॉर्मल डेवलपमेंट हो बच्चे का। इनकरेज यूज ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी, जनरली क्या होता है कि जिस साइड वीक होता है उस साइड का यूज नहीं करता है बच्चा,
कंपनसेट करता है अपनी बॉडी को दूसरी साइड में। अगर एक साइड वीक है तो दूसरे साइड भार देगा चलना, तो जिससे बॉडी का पोस्चर बिगड़ेगा, डिफॉर्मिटी होगी, तो उसको सुधारना होता है। इम्प्रूव पोस्चर अगर गड़बड़ है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, जहाँ भी मसल वीक है उनका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन, जहाँ जॉइंट स्टीफ हो जाता है, कॉन्ट्रेक्चर डेवलप कर गया या फिर स्पास्टिसिटी है तो जॉइंट भी स्टीफ हो जाएगा हमारा, तो उसका नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसको इम्प्रूव करेंगे। रिड्यूस टाइटनेस एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, टाइटनेस जहाँ भी है उसको रिड्यूस करेंगे, और कॉन्ट्रैक्चर मतलब परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल होता है। कॉन्ट्रैक्चर बर्न वगैरह के केस में हो जाता है, बहुत सारे केसेस में कॉन्ट्रैक्चर होता है, तो परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल, वो मसल का परमानेंट शॉर्टनिंग हो जाएगा। अगर एल्बो का कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करेगा तो एल्बो नॉर्मल नहीं होकर इतना पर मुड़ जाएगा, तो बस यहाँ कॉन्ट्रैक्चर हो गया, अभी बिना सर्जरी के सीधा नहीं होगा। इम्प्रूव इंडोरेंस ऑफ द मसल्स, मसल इंडोरेंस बढ़ाएंगे। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी, क्या होता है कि लंग्स का फंक्शन भी हैम्पर करता है, इसमें इम्पेयर्ड होता है, तो उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंप्रूव करेंगे, और चेस्ट फिजियोथेरेपी वगैरह भी लेते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी किया जाता है। इम्प्रूव बैलेंस इन बोथ सिटिंग एंड स्टैंडिंग, खड़े होने और स्टैंडिंग ये में दोनों में बैलेंस प्रॉपर हो, ये देखेंगे। उसके बाद यूजेज ऑफ एडेप्टिव डिवाइसेस, जहाँ जहाँ ज़रूरत है कुछ कुछ डिवाइस की, जैसे डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है उससे बचाने के लिए कुछ ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स डिवाइस यूज करते हैं। डेवलप ट्रांजिशंस, जैसे कि ट्रांजिशंस में क्या होता है कि एक पोस्चर से दूसरा पोस्चर ऑब्टेन करना, एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन, जैसे कि सुपाइन है तो उसे प्रोन करना, उसके बाद से सोया है तो उठ जाना, बैठा है तो खड़ा हो जाना, खड़ा है तो घुटना टेकना, तो ये सब ट्रांजिशन, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ट्रांसफ़र होना। होम प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स, सबसे अहम रोल इसमें पेरेंट्स का भी होता है। पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके समय बच्चे के साथ दें, और घर पे क्या क्या एक्सरसाइज कराए, तो होम प्रोग्राम में उनको बताया जाता है डेली एक्टिविटी में क्या क्या प्रोग्राम करना है, तो बच्चे के साथ जितना पेरेंट्स समय देते हैं उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट होता है। तो ये हो गया फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट का हमारा एम। अब इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ स्पेशल मैनेजमेंट का तरीका ऐड किया जाता है, तो वो देखते हैं कि कुछ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट का टेक्निक क्या होता है। सेरेब्रल पाल्सी के मैनेजमेंट में अलग अलग थेरेपिस्ट, अलग अलग सेंटर अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, तो कुछ कुछ जो मेन टेक्निक्स होते हैं उस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे एनडीटी होता है, न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी, ये डॉक्टर बोबाथ अप्रोच बोला जाता है, बोबाथ अप्रोच उनका डेवलप किया हुआ कंसेप्ट है। तो न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में जो भी न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन का सारा प्रोसेस आता है न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी में। अब देखते हैं पैटर्निंग में क्या होता है कि पैसिव पैटर्न, जो नॉर्मल पैटर्न बच्चे का होता है, जो नॉर्मल रिफ्लेक्स नॉर्मल बच्चों में होता है, इन सब बच्चों में वो लॉस्ट हो जाता है, तो पैसिवली उसी पैटर्न में मूवमेंट कराते हैं। पैसिवली रिपीटिंग द सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ टिपिकल डेवलपमेंट, टिपिकल डेवलपमेंट का जो सीक्वेंशियल स्टेप होता है उसी में प्रॉपर मूवमेंट पैसिवली कराते हैं। ये जो अटेंडेंट होते हैं बच्चे के, पेशेंट के पेरेंट्स, गार्जियन जो होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे कैसे घर पे कराना। ये क्या होता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें पूरी तरह से लगना होता है, तो थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन ये इसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों में। कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड थेरेपी, कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड थेरेपी में क्या होता है कि टू इम्प्रूव द यूज ऑफ अफेक्टेड हैंड इन हेमीप्लेजिक चाइल्ड, जो बच्चे हेमीप्लेजिक हो जाते हैं, मतलब एक साइड का फंक्शन उनका नहीं करता है काम पूरी बॉडी, तो क्या करते हैं कि एक साइड जो साउंड लिम्ब है, जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, और दूसरे को इम्प्रूव करना है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादातर यही यूज करेगा जो साउंड लिम्ब है। तो इसको क्या करते हैं कि
कुछ दिनों के लिए किसी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसका मूवमेंट, प्लास्टर से या फिर किसी भी तरह से कंप्रेशन बैंडेज बांध देंगे इसमें, और इस हाथ से इस साइड से, जो साइड उसका डैमेज है, जो साइड इम्पेयर्ड है, उस साइड से मूवमेंट इम्प्रूव कराते हैं। तो ये होता है कॉन्स्ट्रेंट इंड्यूस्ड थेरेपी। ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है हेमीप्लीजिक चाइल्ड में, मतलब एक साइड जिनका प्रॉब्लम हो। हिप्पोथेरेपी, हिप्पोथेरेपी में क्या होता है कि हॉर्स बैक राइडिंग कराया जाता है, घोड़े के पीठ पे बैठा के राइडिंग कराया जाता है। इससे मतलब देखा जाता है कुछ केसेस में कि मसल टोन और बैलेंस इंप्रूव होता है, पोस्चर इंप्रूव होता है। स्पाइडर वेब थेरेपी, स्पाइडर वेब थेरेपी में क्या होता है कि जैसे मकड़ा का जाला होता है, सेंटर में मकड़ी होती है, सब तरफ से जाला बुन के प्रॉपर बैलेंस बनाए हुए होती है। उसी तरह क्या किया जाता है कि एक पोजीशन पे बहुत सारे ये बांध दिए जाते, कॉर्ड लगा दिए जाते हैं, और क्या किया जाता है कि उसको अलग अलग जगह पे बांध दिया जाता है। उससे क्या होता है कि अगर डिफॉर्म किया हुआ बॉडी है, अगर मान लीजिए कि स्कोलियोटिक है, तो उसको यहाँ से पूरा कॉर्ड लेके और खींच के और दूसरी साइड बांध दिया जाता है, जिससे कि ये जो हमारा पोस्चर होता है वो मेंटेन होता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है और मूवमेंट को इम्प्रूव करता है और पोस्चर को करेक्ट करता है। तो ये होता है कुछ सेरेब्रल पाल्सी का अलग अलग टाइप का थेरेपी अप्रोच। ये सभी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे में अलग अलग थेरेपिस्ट इस तरह का यूज करते हैं।